टैली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम टैली प्राइम का परिचय देंगे, इसे सिखाने के उद्देश्य, शिक्षण के आधार इत्यादि के बारे में बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं टैली प्राइम का परिचय। किसी भी बिजनेस को ठीक ढंग से चलाने के लिए, उससे लाभ कमाने के लिए ये आवश्यक है कि हम सही तरीके से उसका हिसाब किताब रखें। पहले ये काम पूरी तरह से मैनुअल होता था, यानी हिसाब बही खातों में हाथ से लिखे जाते थे। वर्तमान में अकाउंटिंग से संबंधित पूरा काम कंप्यूटर की सहायता से हो रहा है। साथ ही व्यवसाय से संबंधित अधिकतम गतिविधियां भी कंप्यूटर की सहायता से ही संचालित की जा रही हैं। पहले हम जो मैनुअल अकाउंटिंग कई घंटों या कई दिनों तक करते थे, अब वो कंप्यूटर की सहायता से बिना किसी गलती के कुछ ही मिनटों में हो जाती है। भारत में जीएसटी लागू होने के बाद तो इस फील्ड में अपार संभावनाएं पैदा हो गई हैं। कंप्यूटर पर अकाउंटिंग करने के लिए हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मदद लेना होती है और टैली उसी प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है। टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की सबसे खास बात यह है कि इस पर काम करना बहुत ही आसान है। भारत और बाहर के कई देशों में ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली कंपनी ने अकाउंटिंग को सरल बनाने के उद्देश्य से समय समय पर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के नए नए वर्जन निकाले हैं। अभी टैली का सबसे लेटेस्ट वर्जन टैली प्राइम है। टैली प्राइम को काम करने की दृष्टि से बहुत ही सरल बनाया गया है और इसमें काम की गति को भी काफी तेजी प्रदान की गई है। इस वीडियो सीरीज में हम आपको टैली प्राइम पर काम करना सिखाएंगे। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग टैली प्राइम, यानी टैली प्राइम सिखाने के उद्देश्य की। टैली सिखाने का हमारा पहला उद्देश्य तो ये है कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड के या बिना कॉमर्स बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं, उनको कंप्यूटर अकाउंटिंग सिखाई जाए। जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, उनको तो कॉमर्स की बेसिक जानकारी होती है, उनके लिए कंप्यूटर पर अकाउंटिंग करना आसान भी होता है। पर हमारा उद्देश्य ये है कि जो बिना कॉमर्स बैकग्राउंड के व्यक्ति या विद्यार्थी हैं, वे भी इन वीडियोस को देख करके टैली पर आसानी से कंप्यूटर अकाउंटिंग करना सीख सकें। हमारा दूसरा उद्देश्य है रोजगार प्राप्ति में सहायता प्रदान करना। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, वो भी अगर कंप्यूटर अकाउंटिंग सीख लेते हैं तो अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं। इस प्रकार से टैली उनको रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। चूंकि पहले मैनुअल अकाउंटिंग होती थी, तो जो लोग शुरू से मैनुअल अकाउंटिंग करते आए हैं, उनको कंप्यूटर पर अकाउंटिंग करना थोड़ा सा कठिन लगता है। हालांकि उनको अकाउंटिंग कैसे करना है ये तो आता है, पर कंप्यूटर अकाउंटिंग कैसे किया जाए या टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अकाउंटिंग कैसे किया जाए, ये नहीं आता है। उनको भी इससे सहायता मिल जाए, ये हमारा उद्देश्य है। साथ ही अगर आपका अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस है तो उसकी अकाउंटिंग आप स्वयं कर सकें, उसमें भी ये वीडियोस आपकी मदद करेंगी। अब हम आपको बताते हैं बेसिस ऑफ टीचिंग टैली प्राइम, यानी टैली प्राइम सिखाने के आधार के बारे में। यहाँ हमारा टैली सिखाने का आधार है सिंप्लिसिटी, यानी सरलता। हमने कोशिश की है कि टैली को एक सिरे से ना सिखाते हुए जो सरल चीजें हैं वे पहले सिखाई जाएं। जैसे कि स्कूल में जब कोई छोटा बच्चा जाता है और उसको ABCD लिखना सिखाया जाता है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखा जाता है कि शुरू में A से लेकर Z तक ना सिखाते हुए जो अक्षर उसके लिए बनाना आसान होते हैं वो पहले सिखाए जाते हैं, और रिलेटिवली जो थोड़े कठिन हैं वो बाद में सिखाए जाते हैं। उसी तरह हमने भी टैली सिखाने का आधार सरलता को रखा है। जो चीजें सरल हैं वे पहले सिखाई जाएं और फिर धीरे धीरे कठिन की ओर बढ़ा जाए। इसलिए हमने शॉर्टकट, जिसमें कठिनाइयां या कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो, उसके स्थान पर थोड़ा लॉन्ग रूट लिया है। हमने कोशिश की है कि भले ही रास्ता थोड़ा लंबा हो पर आसान हो और आपको टैली सॉफ्टवेयर पर काम करना सरल लगे, मुश्किल ना लगे। हम आपको फियर फ्री, यानी भय रहित बनाना चाहते हैं। टैली पर काम करने में आपको डर ना लगे, घबराहट ना हो, या ऐसा ना लगे कि टैली सीखना बहुत मुश्किल काम है।
इस आधार को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी वीडियोस को इस तरह से बनाने का प्रयत्न किया है कि ये सिंपल हो, ज्यादा एक्सप्लेनेटरी हो, जिसमें कि अच्छे से सभी बातें समझाई गई हों। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, टैली सिखाने का हमारा आधार सरलता यानी सिंप्लिसिटी है और इसी आधार पर हमने टैली प्राइम सिखाने के काम को अलग अलग स्तर यानी लेवल्स में बांट दिया है। पहला है बेसिक लेवल। बेसिक लेवल के कुछ वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि अकाउंटिंग क्या है, इसका बेसिक क्या है, इसके आधार पर काम कैसे किया जाता है और इसके बाद हम टैली पर काम प्रारंभ करेंगे, जिसमें टैली से संबंधित सरल पर आवश्यक जानकारियां होंगी। यहाँ पर हम टैली में बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। बेसिक लेवल पर आप जो सीखेंगे उससे आपको पता चलेगा कि टैली सॉफ्टवेयर को यूज करना इतना कठिन नहीं है जितना लोग समझते हैं। ये बड़ा ही आसान है। दूसरा लेवल है इंटरमीडिएट लेवल। इस लेवल पर अकाउंटिंग के वे सारे काम आ जाएंगे जो कि एक अकाउंटेंट के तौर पर आपको रेगुलरली करना होते हैं। यानी जिस तरह से किसी भी बिजनेस का अकाउंट मेंटेन करना होता है, वो सारी बातें आप इस लेवल पर सीख पाएंगे। तीसरा है एडवांस्ड लेवल। इसमें मैनेजरियल लेवल पर काम आने वाली जानकारियां होंगी। ये उन लोगों के लिए भी उपयुक्त है जिनका खुद का बिजनेस है और वे इस लेवल में सिखाई जाने वाली रिपोर्टिंग सीखकर अपने बिजनेस की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे अकाउंटिंग की परिभाषा, डबल एंट्री सिस्टम क्या है, अकाउंट्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और कुछ अन्य परिभाषाएं। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है, कृपया सोचें, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बाबू बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट? आप टैली का अधूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं? यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है, इस वीडियो सीरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें। वीडियोस को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं। पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट द्वारा। टैली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में आप जानेंगे अकाउंटिंग की परिभाषा और कुछ अन्य परिभाषाएं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि टैली प्राइम सिखाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है और हमने टैली प्राइम सिखाने के लिए कितने लेवल्स बनाए हैं। जो लोग टैली सीखना चाहते हैं, निश्चित रूप से उन्हें मालूम है टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, पर क्या आप जानते हैं अकाउंटिंग क्या है, उसको कैसे करते हैं, उसके क्या सिद्धांत हैं, उसके क्या लाभ हैं इत्यादि? शायद कुछ लोग जानते हैं और कुछ नहीं। इसलिए हम टैली सिखाना शुरू करने से पहले प्रारंभ की कुछ वीडियोस में बहुत ही सरल तरीके से अकाउंटिंग से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी जो हमें टैली सिखाने के लिए आवश्यक लगी, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे ख्याल से टैली में काम करने के लिए ये जरूरी भी है। कहते हैं ना, फाउंडेशन यानी नींव मजबूत होती है तो बिल्डिंग भी मजबूत होती है। चलिए पहले समझ लेते हैं अकाउंटिंग क्या है। किसी व्यापार या व्यवसाय के वित्तीय यानी फाइनेंशियल लेन देन का लिपिबद्ध रिकॉर्ड रखने, उसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन करने, सारांश प्रस्तुत करने और उसका विवरण यानी रिपोर्ट तैयार करने और उनका एनालिसिस करने की कला को ही अकाउंटिंग कहते हैं। हम इस वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हुए इन सभी बातों को एक एक करके समझेंगे। यहाँ पहले हम इस लेसन में उपयोग होने वाले टेक्निकल शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्यापार यानी ट्रेड क्या है। लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय या विक्रय व्यापार कहलाता है। अब हम देख लेते हैं पेशा यानी प्रोफेशन क्या है। आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई भी काम
या कोई भी साधन जिसके लिए पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है वो पेशा कहलाता है। डॉक्टर, वकील, शिक्षक, इंजीनियर आदि द्वारा किए गए काम पेशा कहलाते हैं। अगली टर्म है व्यवसाय यानी बिजनेस। ऐसा कोई भी वैधानिक काम जो आय या लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया हो व्यवसाय कहलाता है। व्यवसाय एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत उत्पादन, वस्तुओं या सेवाओं का क्रय विक्रय, बैंक, बीमा, परिवहन, कंपनियां आदि आते हैं। व्यापार व पेशा भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन यानी लेन देन की। व्यवसाय में माल, मुद्रा या सेवा के पारस्परिक व्यवहार या आदान प्रदान को लेन देन कहते हैं और ये सभी मुद्रा द्वारा मापे जाते हैं। चूंकि ये मुद्रा से संबंधित हैं, इसलिए इन्हें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। इसमें मुद्रा का भुगतान तुरंत या भविष्य में हो सकता है। जब सौदे का तुरंत भुगतान किया जाता है तब वह नकद लेन देन यानी कैश ट्रांजैक्शन कहलाता है और जब भुगतान भविष्य में किया जाता है तब उसे उधार लेन देन यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब समझते हैं माल यानी गुड्स किसको कहते हैं। माल उस वस्तु को कहते हैं जिसका क्रय विक्रय या व्यापार किया जाता है। माल के अंतर्गत वस्तुओं के निर्माण हेतु प्राप्त कच्ची सामग्री, अर्धनिर्मित सामग्री या तैयार वस्तुएं भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए वस्त्र विक्रेता द्वारा खरीदा गया कपड़ा, शक्कर मिल द्वारा खरीदा गया गन्ना व निर्मित शक्कर, फर्नीचर के व्यापारी द्वारा फर्नीचर बनाने के लिए खरीदी गई लकड़ी व तैयार फर्नीचर, अनाज के व्यापारी द्वारा खरीदा गया अनाज उन व्यापारियों के लिए माल है। अगली टर्म है क्रय यानी परचेज। पुनः विक्रय के उद्देश्य यानी बेचने के उद्देश्य से व्यापार में खरीदा गया माल क्रय या खरीदी कहलाता है। व्यापार में माल को नकद या उधार खरीदा जा सकता है जिसे कैश परचेज या क्रेडिट परचेज कहते हैं। यहाँ एक बात का ध्यान रखें, व्यापारी जिस भी वस्तु का व्यापार करता हो उसके अलावा यदि कोई अन्य वस्तुएं खरीदता है तो वो खरीदी परचेज नहीं कहलाएगी। जैसे यदि कोई कपड़ा व्यापारी व्यापार के लिए कपड़ा खरीदता है तो यह परचेज के अंतर्गत आएगा, पर यदि वो अपनी दुकान के संचालन के लिए कंप्यूटर खरीदता है तो ये परचेज के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि उसने ये कंप्यूटर अपनी दुकान को संचालित करने के लिए खरीदा है, बेचने के लिए नहीं। विक्रय यानी सेल्स। किसी भी व्यापार में कोई माल लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचा जाता है तो ये सेल्स कहलाता है। व्यापार में माल को नकद या उधार बेचा जा सकता है जिसे कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स कहते हैं। नकद और उधार विक्रय को मिलाकर कुल विक्रय यानी टोटल सेल्स को टर्नओवर कहा जाता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा व्यापार जिन वस्तुओं या सेवाओं का है उनके अलावा जो भी बेचा जाता है वो सेल्स या विक्रय नहीं कहलाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का शोरूम है और आप इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचेंगे तो इसे सेल्स कहा जाएगा, लेकिन यदि आप अपने शोरूम का पुराना फर्नीचर बेचते हैं तो ये सेल्स नहीं कहलाएगा। अगली टर्म है राजस्व यानी रेवेन्यू। रेवेन्यू से आशय ऐसी राशि से है जो माल अथवा सेवाओं के विक्रय से नियमित रूप से प्राप्त होती है। साथ ही व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों से प्राप्त होने वाली राशियां जैसे किराया, ब्याज, कमीशन, डिस्काउंट आदि भी रेवेन्यू कहलाते हैं। आय यानी इनकम। एक व्यक्ति या संगठन की आय यानी इनकम वो धन है जो वो कमाते हैं या प्राप्त करते हैं। वैसे आय एक व्यापक शब्द है, इसमें लाभ भी शामिल रहता है। आय दो प्रकार की होती है। प्रत्यक्ष आय यानी डायरेक्ट इनकम। इसके अंतर्गत ऐसी सभी प्राप्तियां आती हैं जो हमारे मुख्य कार्य से प्राप्त होती हैं। जैसे व्यापार की स्थिति में यदि आप कुछ बेच रहे हैं तो उसका जो भी मूल्य प्राप्त हो रहा है वो डायरेक्ट इनकम में आएगा। मान लीजिए आपका मुख्य व्यापार कपड़े का है तो कपड़े की सेल्स से होने वाली प्राप्ति आपकी डायरेक्ट इनकम कहलाएगी। दूसरी तरह की आय होती है अप्रत्यक्ष आय यानी इनडायरेक्ट इनकम। मुख्य व्यवसाय के अलावा जो भी इनकम होती है
वो अप्रत्यक्ष आय यानी इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। उदाहरण के तौर पर यदि आपका कपड़े का व्यापार है तो उससे प्राप्त होने वाले आय के अतिरिक्त जो भी आय होती है, जैसे आपने कुछ गोदाम किराए पर दिए हुए हैं तो उनका किराया, या फिर आपने कुछ रुपया बाजार में उधार दिया हुआ है तो उससे प्राप्त होने वाला ब्याज आपकी इनडायरेक्ट इनकम कहलाएंगे। अगली टर्म जो हम आपको समझाने जा रहे हैं वो है व्यय यानी एक्सपेंसेस। एक व्यक्ति या संगठन का व्यय यानी एक्सपेंसेस वो धन है जो हम अपने काम के दौरान कुछ करते हुए खर्च करते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है। पहला है प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अंतर्गत हमारे मुख्य कार्य से संबंधित जो भी सीधे खर्च होते हैं वे आते हैं। जैसे व्यापार की स्थिति में यदि आप बेचने के लिए कुछ खरीदते हैं या खरीदे हुए माल पर सीधे कोई खर्च करते हैं तो उस पर जो भी धन खर्च होता है वो प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। उदाहरण के लिए आपका मुख्य व्यापार कपड़े का है तो आप जो कपड़ा खरीदते हैं उसका मूल्य, उसे अपने गोडाउन या फैक्ट्री तक लाने के लिए जो गाड़ी भाड़ा देते हैं, यदि कपड़े पर कोई एम्ब्रॉयडरी करते हैं यानी कपड़े को बेचने योग्य बनाने के लिए जो भी खर्चा करते हैं, ये सब खर्चे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस माने जाएंगे। दूसरी तरह का व्यय है अप्रत्यक्ष व्यय यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनका संबंध वस्तु के क्रय या उसके निर्माण से न होकर वस्तु की बिक्री या कार्यालय व्यय से संबंधित होता है। सरल शब्दों में कह सकते हैं मुख्य व्यवसाय से संबंधित जो भी सीधे खर्च होते हैं उनको छोड़कर शेष सभी खर्च इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे व्यवसाय या व्यापार को चलाने में सहयोग करने के लिए जो भी खर्च होते हैं, जैसे ऑफिस से संबंधित कर्मचारियों की तनख्वाह, ऑफिस का बिजली बिल, स्टेशनरी खर्च, डेप्रिसिएशन इत्यादि। अगली टर्म है इंटरेस्ट यानी ब्याज। व्यापार में जब हम किसी से कर्ज लेते हैं या फिर किसी को लोन देते हैं तो उस लोन राशि के उपयोग के बदले में लोन देने वाले को एक निश्चित दर से प्रतिफल यानी कंसिडरेशन के रूप में कुछ राशि देनी पड़ती है जिसे ब्याज कहते हैं। कई बार हम किसी सप्लायर से ज्यादा दिनों की उधारी पर माल खरीदते हैं तो उस लंबी अवधि के लिए भी हमको ब्याज देना पड़ सकता है। इसके विपरीत यदि हमने किसी कस्टमर को लंबी अवधि के लिए उधार माल बेचा तो उस पर हम ब्याज ले सकते हैं। फिर है छूट यानी डिस्काउंट। व्यापारी द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली छूट या रियायत को ही डिस्काउंट कहते हैं। जब हमें किसी से डिस्काउंट प्राप्त होता है तो उसे डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं, और जब किसी को डिस्काउंट दिया जाता है तो उसे डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट गिवन कहा जाता है। यह डिस्काउंट दो प्रकार का हो सकता है। पहला है व्यापारिक बट्टा यानी ट्रेड डिस्काउंट। व्यापारी माल बेचते समय ग्राहक को माल के मूल्य में कुछ राशि कम करता है या बिल की राशि में से कुछ राशि कम करता है। इस तरह की छूट को बिल में ही कम कर दिया जाता है, इसे ही ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। प्रायः ये छूट ग्राहकों को अधिक माल खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए दी जाती है। दूसरा है नकद बट्टा यानी कैश डिस्काउंट। व्यापारिक चलन के अनुसार प्रत्येक ग्राहक को एक निश्चित अवधि में भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जाती है। अगर ग्राहक निश्चित अवधि के पहले ही भुगतान कर दे तो उसे कुछ छूट दी जाती है, जिसे कैश डिस्काउंट यानी सीडी भी कहा जाता है। प्रायः यह डिस्काउंट प्रतिशत के रूप में दिया जाता है, जैसे 2% कैश डिस्काउंट या 3% कैश डिस्काउंट इत्यादि। कैश डिस्काउंट के लालच में ग्राहक शीघ्र भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित होता है। अब आता है कमीशन। जब किसी व्यक्ति या संस्था को किसी का काम करने जैसे कुछ खरीदने या बेचने में सहायता देने या अन्य कोई काम करने के प्रतिफल स्वरूप कुछ पारिश्रमिक मिलता है तो उसे कमीशन कहते हैं। कई बार विक्रेता अपने कर्मचारियों को सेल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी तनख्वाह के साथ इस तरह का कमीशन देता है। यह पारिश्रमिक साधारणतया निश्चित प्रतिशत से दिया जाता है, पर कभी कभी यह निश्चित राशि में भी दिया जा सकता है। अगली टर्म है सेवा यानी सर्विस। वर्तमान में सेवा का अर्थ बड़ा व्यापक हो गया है। अपने व्यवसाय में हम कई प्रकार की सेवाओं का
उपयोग या उपभोग करते हैं। जैसे हम अपने कंप्यूटर सप्लायर से अपना कंप्यूटर सुधरवाते हैं या कंप्यूटर में कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाते हैं, तो ये उसके द्वारा दी गई सेवाएं हैं। इसी तरह मान लीजिए हमने किसी इलेक्ट्रीशियन से अपने यहाँ एसी ठीक करवाया, तो यह भी उसके द्वारा दी गई सर्विस ही है। ग्राहक यानी कस्टमर, हम जिसे माल बेचते हैं वो हमारा कस्टमर कहलाता है। विक्रेता यानी सप्लायर, हम जिससे माल खरीदते हैं उसे सप्लायर कहते हैं। इस वीडियो में आपने अकाउंटिंग की परिभाषा के साथ ही कुछ अन्य परिभाषाओं के बारे में जाना। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है और साथ ही कुछ अन्य परिभाषाएं। टैली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे डबल एंट्री सिस्टम क्या है और साथ ही कुछ अन्य परिभाषाएं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको अकाउंटिंग की परिभाषा और उसके साथ ही कुछ अन्य परिभाषाएं बताई थी। हम सभी जानते हैं कि पहले अकाउंटिंग मैन्युअली होती थी, यानी हिसाब बही खातों में हाथ से लिखे जाते थे, और अब ये कंप्यूटर की सहायता से होता है। पर इसके मूलभूत तत्वों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आइए पहले कुछ वीडियोस में हम समझ लेते हैं कि जो मैनुअल अकाउंटिंग होती थी वो किस तरह होती थी। साथ ही ये भी देख लेते हैं कि अकाउंटिंग कंप्यूटराइज्ड होने से क्या फर्क पड़ गया है। व्यापार या व्यवसाय में जब भी कोई वित्तीय यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं तो उनका रिकॉर्ड रखने के लिए हमें उन्हें कहीं लिखना होता है। संसार भर में इसके लिए अलग अलग पद्धतियां हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण और साइंटिफिकली प्रूवन है डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरा लेखा प्रणाली। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें प्रत्येक लेन देन दो खातों को प्रभावित करता है। एक खाता पाने वाला होता है और दूसरा खाता देने वाला होता है, और इसमें प्रत्येक लेन देन के लिए समान राशि एक खाते के नाम पक्ष यानी डेबिट साइड और दूसरे खाते में जमा पक्ष यानी क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। जैसे हमने बैंक से 10,000 रुपए नगद निकाले। अब यहाँ पर दो खाते प्रभावित हुए हैं, नकद यानी कैश और बैंक। इसकी एंट्री इस प्रकार होगी। चित्र में आप देख रहे हैं कि दो खाते प्रभावित हुए हैं, जिसमें देने वाला बैंक अकाउंट है और पाने वाला कैश अकाउंट है, और दोनों पक्षों में जो राशि लिखी गई है वो समान है। एक खाते को डेबिट किया गया है और एक खाते को क्रेडिट किया गया है। यहाँ आपके मन में 3 सवाल उठेंगे। पहला, खाता क्या होता है? तो इसका जवाब हम आपको अगली वीडियो में विस्तार से देंगे। दूसरा, कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा? इसके कुछ नियम हैं जिन्हें हम आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में आगे बताएंगे। और तीसरा, आप ये जो प्रारूप देख रहे हैं उसके बारे में हम आगे जर्नल के अंतर्गत विस्तार से समझाएंगे। यहाँ पहले हम इस लेसन में उपयोग होने वाले टेक्निकल शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। लेनदार यानी क्रेडिटर, वो व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार माल या सेवाएं बेचती है या रुपया उधार देती है। ऋणदाता या लेनदार यानी क्रेडिटर कहलाती है। लेनदार को भविष्य में ऋणी से धनराशि प्राप्त होना होती है। संक्षेप में, जब हम किसी से उधार माल खरीदते हैं तो वो हमारा क्रेडिटर कहलाता है। उदाहरण के लिए, पारस ने राहुल से 10,000 रुपए का माल उधार खरीदा। यहाँ पारस की बुक्स में राहुल क्रेडिटर कहलाएगा। अब हम समझते हैं देनदार यानी डेटर के बारे में। वो व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से उधार माल या सेवाएं खरीदती है या रुपया उधार लेती है, ऋणी या देनदार यानी डेटर कहलाती है। देनदार को भविष्य में एक निश्चित दिन यानी एक निश्चित अवधि के बाद पैसा चुकाना होता है। संक्षेप में, जब हम किसी को उधार माल बेचते हैं तो वो हमारा डेटर कहलाता है। उदाहरण के लिए, अनिल ने राज को 5,000 रुपए का माल उधार बेचा।
यहाँ अनिल की बुक्स में राज डेटर कहलाएगा और राज की बुक्स में अनिल क्रेडिटर कहलाएगा। अब हम समझते हैं पूंजी यानी कैपिटल के बारे में। व्यापार का स्वामी यानी ऑनर जो रुपया, माल या संपत्ति व्यापार में लगाता है उसे पूंजी कहते हैं। व्यापार में लाभ होने पर पूंजी बढ़ती है और हानि होने पर पूंजी घटती है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें कि अकाउंटिंग में व्यापारी और व्यापार दोनों को अलग अलग माना गया है। इसलिए व्यापार में ओनर द्वारा लगाई गई पूंजी व्यापार की लायबिलिटीज मानी जाती हैं। यानी व्यापार के लिए ओनर द्वारा लगाई गई पूंजी व्यापार के लिए कर्ज है। उदाहरण के लिए विकास ने 20,000 रुपए नकद और 10,000 के माल से कपड़े का व्यापार प्रारंभ किया, तो ऐसी स्थिति में उसकी व्यापार में लगी हुई इस पूंजी की राशि 30,000 रुपए होगी। अब हम देखते हैं कि स्वामी यानी ऑनर कौन होता है। वो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाते हैं, व्यापार का संचालन करते हैं, व्यापार की जोखिम सहन करते हैं तथा लाभ और हानि के अधिकारी होते हैं, व्यापार के स्वामी कहलाते हैं। यदि किसी व्यापार का स्वामी या मालिक एक व्यक्ति है तो वह एकाकी व्यापारी यानी प्रोपराइटर कहलाता है, और यदि मालिक 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं तो साझेदार यानी पार्टनर्स कहलाते हैं। पर यदि बहुत से लोग मिलकर संगठित रूप से कंपनी के रूप में कार्य करते हैं तो वे उस कंपनी के अंशधारी यानी शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। अगली परिभाषा है आहरण यानी ड्रॉइंग्स। व्यापार का स्वामी अपने निजी खर्च के लिए समय समय पर व्यापार में से जो रुपया या माल निकालता है वो उसका आहरण या निजी खर्च कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यापारी दुकान के कैश में से अपने निजी खर्च के लिए 500 रुपए निकाल लेता है तो ये उसकी ड्राइंग्स कहलाएंगी। संपत्ति यानी असेट्स। व्यापार या व्यवसाय की ऐसी समस्त वस्तुएं जो व्यापार या व्यवसाय के संचालन में सहायक होती हैं और जिन पर व्यवसायी का स्वामित्व होता है, संपत्ति कहलाती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी संपत्तियां और चालू संपत्तियां। स्थायी संपत्ति यानी फिक्स्ड एसेट से आशय उन संपत्तियों से है जो व्यवसाय में दीर्घ काल तक रखी जाने वाली होती हैं, यानी जिनका लाभ व्यापार में कई वर्षों तक मिलता रहता है और जो पुनः विक्रय के लिए नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए जमीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, वाहन, मशीन आदि। और चालू संपत्ति से आशय उन संपत्तियों से है जो आमतौर पर 1 वर्ष से कम समय में उपयोग की जाती हैं, यानी जो लंबे समय तक व्यापार में नहीं रहती हैं, जैसे नकदी या जिन्हें आसानी से नकदी में बदला जा सके, जैसे देनदार, बैंक बैलेंस, स्टॉक इत्यादि। अब हम बात करते हैं दायित्व यानी लायबिलिटीज की। वे सभी ऋण या लोन जो व्यापार को अन्य व्यक्तियों अथवा अपने स्वामी या स्वामियों को चुकाने होते हैं, दायित्व यानी लायबिलिटीज कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी दायित्व यानी फिक्स्ड लायबिलिटीज, जिन्हें हम लंबी अवधि की देनदारियां यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी कहते हैं, और चालू दायित्व यानी करंट लायबिलिटीज, जिन्हें हम कम अवधि की देनदारियां यानी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी कहते हैं। स्थायी दायित्व से आशय ऐसी देनदारियों से है जिनका भुगतान दीर्घकाल के पश्चात या व्यापार की समाप्ति पर करना होता है, जैसे दीर्घकालीन ऋण, लॉन्ग टर्म लोन, पूंजी, बिल्डिंग या लैंड को गिरवी रखकर बैंक से लिया हुआ लॉन्ग टर्म लोन इत्यादि। चालू दायित्व यानी करंट लायबिलिटीज से आशय ऐसी देनदारियों से है जिनका भुगतान निकट भविष्य में करना हो। प्रायः यह 1 साल से कम समय में चुकाना होती हैं, यानी ये अस्थायी होती हैं और व्यापार संचालन में घटती बढ़ती रहती हैं, जैसे अल्पकालीन ऋण यानी शॉर्ट टर्म लोन, लेनदार, बैंक लोन, सीसी लिमिट यानी कैश क्रेडिट लिमिट आदि। अब हम बात करते हैं अदत्त व्यय की यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की।
ऐसे समस्त व्यय जिनकी सेवाएं तो प्राप्त कर ली गई हैं, परंतु उनके मूल्य का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। जैसे कि वर्ष समाप्ति पर कर्मचारी की सैलरी बाकी है या मकान मालिक का किराया बाकी है, यानी देना है किंतु दिया नहीं गया है, तो वर्ष समाप्ति पर इसका प्रोविजन करना होगा। इस तरह के प्रावधान को अदत्त व्यय कहते हैं। अब हम बात करते हैं मूल्य ह्रास यानी डेप्रिसिएशन की। किसी वस्तु या संपत्ति के उपयोग से समय व्यतीत हो जाने पर, मूल्यों में परिवर्तन से, नष्ट हो जाने या अन्य किसी कारण से जब संपत्ति के मूल्य में कमी आ जाती है, तो इस मूल्य में होने वाली कमी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास कोई मशीन है और हम उसका लगातार उपयोग कर रहे हैं। इस उपयोग से उसका मूल्य कम हो जाएगा। मूल्य की यही कमी मूल्य ह्रास या घिसारा या डेप्रिसिएशन कहलाती है। अब हम समझ लेते हैं वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर को। ये 12 माह की अवधि होती है जिसका हम लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। चूंकि ये अवधि 12 माह की होती है, इसलिए एक वर्ष कहलाती है। हमारे भारत में ये अवधि यानी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। उदाहरण के लिए 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाली ये जो अवधि है या 12 महीने का जो समय है, उसे एक फाइनेंशियल ईयर कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको इस वीडियो के आरंभ में बताया कि डबल एंट्री सिस्टम में हर लेन देन 2 खातों को प्रभावित करता है। तो पहले हम ये समझते हैं कि खाता क्या होता है। जब किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु, सेवा या आय व्यय इत्यादि से संबंधित समस्त लेन देन एक निश्चित स्थान पर तिथिवार और नियमानुसार रखे जाते हैं, तो उसे उसका खाता यानी अकाउंट कहते हैं। किसी भी खाते के 2 पक्ष होते हैं, डेबिट साइड यानी नाम पक्ष और क्रेडिट साइड यानी जमा पक्ष। डेबिट साइड बाईं तरफ होता है और क्रेडिट साइड दाईं तरफ होता है। हम इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे हमने राम से 1 लाख रुपए उधार लिए और टुकड़ों में उसे वापस चुका दिए। देखिए, राम का खाता कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ आप देख सकते हैं, जब हमें राम से रुपए प्राप्त हुए हैं तो हमने उन्हें क्रेडिट साइड में लिखा है, और जब हमने राम को रुपए वापस किए हैं तो उन्हें डेबिट साइड में लिखा है। इस वीडियो में आपने जाना कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है और कुछ अन्य परिभाषाएं। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। टैली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे अकाउंट क्या है और ये अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम में प्रत्येक लेन देन 2 खातों को प्रभावित करता है। साथ ही अकाउंट की परिभाषा भी बताई थी। पर अकाउंट्स के प्रकार समझने के पहले हमें ऐसा लगता है कि अकाउंट की परिभाषा आपको यहाँ पर एक बार फिर से बता दें। तो पहले हम ये समझते हैं कि खाता क्या होता है। जब किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु, सेवा या आय व्यय इत्यादि से संबंधित समस्त लेन देन एक निश्चित स्थान पर तिथिवार और नियमानुसार रखे जाते हैं, तो उसे उसका खाता यानी अकाउंट कहते हैं। किसी भी खाते के 2 पक्ष होते हैं, डेबिट साइड यानी नाम पक्ष और क्रेडिट साइड यानी जमा पक्ष। डेबिट साइड बाईं तरफ होता है और क्रेडिट साइड दाईं तरफ होता है। हम इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे हमने राम से 1 लाख रुपए उधार लिए और टुकड़ों में उसे वापस चुका दिए। देखिए, राम का खाता कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब हमें राम से रुपए प्राप्त हुए हैं तो हमने उन्हें क्रेडिट साइड में लिखा है, और जब हमने राम को रुपए वापस किए हैं तो उन्हें डेबिट साइड में लिखा है। खाते 3 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत खाते यानी पर्सनल अकाउंट्स। व्यक्ति, संस्था या उनके प्रतिनिधि से संबंधित खातों को व्यक्तिगत खाते कहते हैं। इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक या स्वाभाविक खाते यानी नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स।
सृष्टि के सृजन के द्वारा व्यक्ति बना है, ये प्रकृति प्रदत्त है। अतः सभी व्यक्तियों के नाम से संबंधित खाते जैसे राम, श्याम, मोहन, व्यापार के स्वामी का पूंजी खाता इत्यादि खाते इसी श्रेणी में आएंगे। दूसरा है कृत्रिम खाते यानी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। कृत्रिम खातों में व्यवसाय से जुड़ी हुई निगम और संस्थाओं से संबंधित खाते आते हैं, जैसे बीमा, बैंक, व्यापारिक संस्था, सभी लेनदार और देनदार इत्यादि। तीसरा है प्रतिनिधित्व खाते, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। प्रतिनिधित्व खाते व्यक्ति या समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे अदत्त यानी आउटस्टैंडिंग वेतन का खाता जो उस कर्मचारी के खाते का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी सैलरी ड्यू हो चुकी है, यानी देना थी पर दी नहीं गई, सिर्फ उसका प्रोविजन कर लिया गया है। ये तो हमने बात की पर्सनल अकाउंट्स की। अब हम देखते हैं दूसरे प्रकार के खाते जिनको हम कहते हैं रियल अकाउंट्स यानी वास्तविक खाते। ऐसे खाते जो अधिकार और संपत्ति से संबंधित होते हैं वास्तविक खाते कहलाते हैं। इन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है। मूर्त खाते यानी टेंजिबल रियल अकाउंट्स, जिन संपत्तियों को छुआ जा सके उन्हें मूर्त संपत्ति कहते हैं, और इनके खातों को मूर्त खाते जैसे बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, व्हीकल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट इत्यादि। दूसरा है इसमें अमूर्त खाते यानी इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स, जिन संपत्तियों को छुआ न जा सके उन्हें अमूर्त संपत्तियां कहते हैं, और इनके खातों को अमूर्त खाते जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स इत्यादि। तीसरे टाइप के खाते हैं नाम मात्र के खाते यानी नॉमिनल अकाउंट्स। ऐसे खाते जो इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और लॉस से संबंधित होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं, जैसे कि परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव, सैलरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस अकाउंट इत्यादि। इस तरह के खातों की अवधि मात्र 1 वर्ष रहती है। वर्ष के अंत में इस तरह के सभी खातों को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके बंद कर दिया जाता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में हम आपको आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में आपने जाना कि अकाउंट क्या है और अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या हैं। टेली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में आप जानेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या हैं। इससे पहले वाली वीडियो में आपने जाना कि अकाउंट क्या है और अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि ट्रांजैक्शन में प्रभावित होने वाले दोनों खाते कौन से हैं और किस प्रकार के हैं, और फिर कुछ नियमों के अनुसार जिन्हें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, किस खाते को डेबिट और किस खाते को क्रेडिट करना है ये निर्णय करना होता है। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि खाते 3 प्रकार के होते हैं, तो आइए पहले इन तीनों टाइप के खातों के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिगत खातों के लिए नियम यानी रूल्स फॉर पर्सनल अकाउंट्स। ये नियम है, पाने वाले को डेबिट करो यानी डेबिट द रिसीवर, और देने वाले को क्रेडिट करो यानी क्रेडिट द गिवर। वास्तविक खातों के लिए नियम है, जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट्स यानी नाम मात्र के खातों के लिए नियम है, सभी खर्च एवं हानियों को डेबिट करो, मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और सभी आय और लाभों को क्रेडिट करो यानी क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अभी जो हमने गोल्डन रूल्स बताए उनमें जो टर्म्स आई हैं उसमें से इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। अब हम लॉसेस और गेन्स के बारे में बता देते हैं।
सबसे पहले देखते हैं हानि यानी लॉसेस क्या होते हैं। जब व्यय या खर्च मतलब एक्सपेंसेस राजस्व यानी रेवेन्यू से अधिक होते हैं तो व्यय का आधिक्य यानी ज्यादा खर्च हानि कहलाता है, जो पूंजी में वृद्धि की बजाय कमी करता है। इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमें रेवेन्यू के रूप में 10,000 रुपए प्राप्त हुए और इस रेवेन्यू को प्राप्त करने के लिए हमने 12,000 रुपए खर्च कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2,000 रुपए की हानि हुई। पूंजी पर इसका प्रभाव ये होगा कि पहले हमारी पूंजी 1,00,000 रुपए थी, जो अब 2,000 रुपए घटकर 98,000 रह गई। अब लाभ क्या होता है ये समझ लेते हैं। जब राजस्व यानी रेवेन्यू व्यय यानी एक्सपेंसेस से अधिक होता है तो राजस्व की ये जो अधिकता है वो लाभ कहलाती है। ये एक प्रकार की मौद्रिक प्राप्ति है जो व्यवसाय के व्यवहार के फलस्वरूप प्राप्त होती है। जैसे हमें रेवेन्यू के रूप में 2,00,000 रुपए प्राप्त हुए और इस रेवेन्यू को प्राप्त करने के लिए हमने 1,50,000 रुपए खर्चा किए, तो इन दोनों का 50,000 रुपए का अंतर लाभ यानी प्रॉफिट कहलाएगा। पूंजी पर इसका प्रभाव ये होगा कि पहले हमारी पूंजी 1,00,000 रुपए थी, जो अब 50,000 रुपए बढ़कर 1,50,000 रुपए हो गई है। अब देखते हैं आमदनी यानी गेन्स क्या होते हैं। हमारे मुख्य व्यवसाय से प्राप्त होने वाले राजस्व को छोड़कर यदि कोई अन्य राजस्व प्राप्त होता है तो उसमें से मूल लागत कम करने के बाद जो बचता है वो गेन कहलाता है। जैसे हमारी कोई संपत्ति जिसका बही खातों में 8,000 रुपए मूल्य था, उसे हमने 10,000 रुपए में बेचा, यानी हमें 2,000 रुपए की प्राप्ति हुई। ये जो प्राप्ति है वो आमदनी यानी गेन कहलाएगी। तो यहाँ आपने देखा कि आमदनी में राजस्व में से केवल कॉस्ट घटाई जाती है, जबकि लाभ निकालने के लिए राजस्व में से मूल लागत के साथ अन्य खर्चे भी घटाए जाते हैं। अभी आपने इस वीडियो में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जाना। इसके बाद वाली वीडियो में हम इन नियमों का उपयोग करना और मैनुअल अकाउंटिंग की प्रोसेस के अंतर्गत आने वाले जर्नल के बारे में बताएंगे। टेली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में आप जानेंगे जर्नल क्या है और इसमें ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार दोहरा लें कि अभी तक हमने आपको क्या क्या बताया है। शुरू से लेकर अभी तक की वीडियोस में आपने जाना कि अकाउंटिंग क्या है, डबल एंट्री सिस्टम क्या है, अकाउंट क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इस वीडियो से हम मैनुअल अकाउंटिंग की प्रोसेस को समझना शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले किसी ट्रांजैक्शन से प्रभावित होने वाले खातों को पहचानना, उसके बाद ये देखना कि खाते किस प्रकार के हैं और कौन सा खाता डेबिट होगा, कौन सा खाता क्रेडिट होगा, और साथ ही समझेंगे जर्नल क्या है और उसमें एंट्री कैसे करते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं मैनुअल अकाउंटिंग। भविष्य में हम टैली पर अच्छे से काम कर सकें, इसके लिए मैनुअल अकाउंटिंग के तरीके को समझना जरूरी है। मान लीजिए हमने एक व्यवसाय आरंभ किया जिसमें कुछ ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिन्हें हमने अपनी सामान्य भाषा में लिख लिया है। 1 अप्रैल को हम व्यापार प्रारंभ करने के लिए 1,00,000 रुपए नकद पूंजी यानी कैपिटल लाए। 5 अप्रैल को हमने 20,000 रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नकद जमा करके खाता खोला। 6 अप्रैल को राम शर्मा को नकद 2,000 रुपए उधार दिए और 6 अप्रैल को ही व्यापार के लिए 51,000 रुपए का माल नकद खरीदा। 6 अप्रैल को हमने जो माल खरीदा था उसका गाड़ी भाड़ा 100 रुपए नकद दिया। जो माल हमने खरीदा था 7 अप्रैल को उसे 75,000 रुपए में नकद बेच दिया। 9 अप्रैल को हमने 10,000 रुपए नकद देकर एक मोबाइल खरीदा। 10 अप्रैल को हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 3,000 रुपए का चेक देकर साइकिल खरीदी। 11 अप्रैल को हमने 5,000 रुपए नकद अपने ऑफिस का किराया दिया।
1 मई को हमने मोहन को अप्रैल माह की तनख्वाह 5,000 रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेक से दी। 1 मई को हमने जो माल किसी व्यक्ति को अशोक ट्रेडर्स से दिलवाया था, अशोक ट्रेडर्स से हमें उसका कमीशन 5,000 रुपए चेक द्वारा प्राप्त हुआ, जो हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते में डिपॉजिट किया। 1 मई को हमने सुपरमार्केट से 10,000 रुपए का माल उधार खरीदा। ये अभी हमने 1 अप्रैल से 1 मई तक के कुछ ट्रांजैक्शंस देखे। इन ट्रांजैक्शंस के आधार पर हम मैन्युअल अकाउंटिंग के तरीके को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें इन ट्रांजैक्शन की एंट्री जर्नल में करनी होगी, पर उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जर्नल क्या है। जर्नल प्रारंभिक लेखे की उस पुस्तक को कहते हैं जिसमें व्यापारी द्वारा अपने सौदों की तिथिवार, क्रमानुसार तथा दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के अनुसार संक्षिप्त विवरण के साथ विधिवत डेबिट तथा क्रेडिट पक्ष में एंट्री की जाती है। यहाँ हम आपको एक जर्नल एंट्री दिखा रहे हैं। जब भी हमें जर्नल में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना होता है तो उस पर काम करने के कुछ नियम हैं। ये हमेशा ध्यान रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। टैली में भी हमें इन्हीं नियमों के आधार पर काम करना होगा। ये नियम हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन सामने रखकर ये देखें कि प्रभावित होने वाले 2 खाते कौन से हैं, उनका नाम क्या है या उनका क्या नाम दे सकते हैं। दोनों खाते किस प्रकार के हैं, जैसे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट। इनमें से किस तरह के खाते हैं। इन दोनों खातों के बारे में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं, यानी इनमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। तो ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम अपने ट्रांजैक्शन देखते हैं। हमारा पहला ट्रांजैक्शन है 1 अप्रैल को हम व्यापार प्रारंभ करने के लिए 1 लाख रुपए नकद पूंजी यानी कैपिटल लाए। अब सबसे पहला सवाल है कि हमें ये देखना है कि इस ट्रांजैक्शन में प्रभावित होने वाले 2 खाते कौन से हैं। ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखें। यहां नकदी आई है तो ये हुआ एक खाता। अब दूसरा खाता देखते हैं। नकदी कौन लाया है? हम यानी व्यापार का स्वामी नकदी लाया है। जैसा कि हमने आपको कैपिटल की परिभाषा में बताया था कि जब कोई व्यक्ति अपने व्यापार में कोई संपत्ति या माल या नकदी लाता है तो ये उसकी पूंजी कहलाती है। तो ये हुआ हमारा दूसरा खाता। यानी इस ट्रांजैक्शन से प्रभावित होने वाले 2 खाते हैं, नकदी यानी कैश और पूंजी यानी कैपिटल। अब दूसरा सवाल है कि ये खाते किस प्रकार के हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट के आधार पर आपको ये निर्णय करना है। देखिए, नकदी का खाता रियल अकाउंट है और पूंजी का खाता पर्सनल अकाउंट। आगे हम आपको एक लिस्ट ऑफ अकाउंट्स देंगे जिससे आपको खाता किस प्रकार का है ये ढूंढने में आसानी होगी। अब तीसरा सवाल है कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट। तो ये यहाँ पर हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से देखें तो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत पूंजी आई यानी प्राप्त हुई तो हमें देने वाला हुआ कैपिटल अकाउंट। और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर इसका नियम है देने वाले को क्रेडिट करो, मतलब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अब हम देखते हैं दूसरा खाता जो रियल अकाउंट के अंतर्गत कैश का है। उस पर भी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के क्या नियम है ये देख लेते हैं। इसके अनुसार जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो। चूंकि कैश व्यापार में आया है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा। उपरोक्त आधार पर हमने ये निश्चित किया कि जर्नल में इस ट्रांजैक्शन की एंट्री इस प्रकार होगी जिसमें कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। यहाँ नीचे हमने नरेशन भी लिखी है। नरेशन से तात्पर्य है किसी भी लेन देन का संक्षिप्त विवरण। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं, हमने जर्नल में जो एंट्री की है उसमें क्या हुआ है वो इस नरेशन से ज्ञात होता है। देखिए, जर्नल के निश्चित प्रारूप में हमने पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया और इसके बाद उपरोक्त बताए नियमों के आधार पर हमने सभी ट्रांजैक्शन का अध्ययन करके उनको भी जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया है। अभी हमने ये जो जर्नल में एंट्रीज की हैं उन्हें हम आगे टैली में काम करते समय विस्तार से समझेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टैली में जर्नल का काम अलग अलग वाउचर के माध्यम से किया जाता है।
इसे भी हम आगे समझेंगे। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लेजर क्या है और जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे की जाती है। प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में आप जानेंगे लेजर क्या है और जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे की जाती है। पिछली वीडियो में हमने जर्नल क्या है, इसमें ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये बताया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं उनके आधार पर हमसे कोई पूछे कि कुल कितने रुपए नकद आए और कितने रुपए नकद गए और कितने बचे हैं, तो हम क्या और कैसे जवाब देंगे। तो यहाँ हमें जर्नल में कैश अकाउंट से संबंधित एक एक एंट्री को ढूंढना होगा और फिर उनका जोड़ बाकी करके ये बताना होगा कि कुल कितने रुपए नकद आए, कितने गए और क्या बचा है। इस तरह की जोड़ बाकी या हिसाब किताब से बचने का स्थायी समाधान है कि हमने जर्नल में जो ट्रांजैक्शन एंट्रीज की हैं उन्हें छांट कर यानी उन्हें क्लासिफाई करके उनकी पोस्टिंग संबंधित अकाउंट में कर दें। इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे जर्नल में कैश अकाउंट से संबंधित जितने भी ट्रांजैक्शन हैं हम उन्हें छांट लेंगे और फिर एक एक करके उनकी पोस्टिंग कैश अकाउंट में कर देंगे और इसी तरह जर्नल की सभी एंट्रीज छांट कर यानी उन्हें क्लासिफाई करके उनकी पोस्टिंग संबंधित अकाउंट में कर देंगे। टैली की इस वीडियो सीरीज में हमने आपको पहले बताया था कि अकाउंट यानी खाता क्या होता है। चलिए एक बार फिर आपको समझा देते हैं कि खाते क्या होते हैं। जब किसी व्यक्ति विशेष वस्तु, सेवा या आय व्यय इत्यादि से संबंधित समस्त लेन देन एक निश्चित स्थान पर तिथिवार और नियमानुसार रखे जाते हैं तो उसे खाता यानी अकाउंट कहते हैं। किसी भी खाते के दो पक्ष होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड लेफ्ट की तरफ होता है और क्रेडिट साइड राइट की तरफ होता है। हम इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे हमने राम से 10,000 रुपए उधार लिए और टुकड़ों में उसे वापस चुका दिए। देखिए राम का खाता कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ आप देख सकते हैं जब हमें राम से रुपए प्राप्त हुए हैं तो हमने उन्हें क्रेडिट साइड में लिखा है और जब हमने राम को रुपए वापस किए हैं तो उन्हें डेबिट साइड में लिखा है। जब बहुत सारे अकाउंट किसी पुस्तक में रखे जाते हैं तो उस पुस्तक को लेजर कहते हैं और हम अपने सभी खातों को एक स्थान पर बना रहे हैं तो ये स्थान हमारा लेजर कहलाएगा। हमारी पहली एंट्री कैपिटल अकाउंट से संबंधित है तो पहले हम कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। ये देखिए हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया है। अब हम देखते हैं कि जर्नल में कैपिटल अकाउंट से संबंधित कितनी एंट्रीज हैं। जर्नल में कैपिटल अकाउंट से संबंधित एक ही एंट्री है तो हम उसकी पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में कर देते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें कि हम जिस भी एंट्री की पोस्टिंग करेंगे वो जर्नल में यदि क्रेडिट की है तो अकाउंट में भी उसकी पोस्टिंग क्रेडिट में ही होगी और यदि जर्नल में वो एंट्री डेबिट की है तो अकाउंट में उसकी पोस्टिंग डेबिट में ही होगी। ये देखिए हमारी पहली एंट्री में कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए से क्रेडिट हुआ है और हम जिस अकाउंट में पोस्टिंग करने जा रहे हैं उसका नाम भी कैपिटल अकाउंट है। तो क्या यहाँ कैपिटल अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए कैपिटल अकाउंट के ही क्रेडिट करेंगे? ये तो ठीक नहीं लग रहा है। और ऐसा करते भी हैं तो इस अकाउंट में देखने से ये मालूम नहीं पड़ता कि हम जिस एंट्री की पोस्टिंग कर रहे हैं उसका प्रभावित होने वाला दूसरा पक्ष कौन सा है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ दूसरा पक्ष कैश है तो इसका समाधान ये है कि हम इसकी पोस्टिंग तो क्रेडिट में ही करें, सिर्फ इस एंट्री के साथ प्रभावित होने वाला जो दूसरा अकाउंट है जो कि यहाँ पर कैश अकाउंट है उसका नाम यहाँ लिख दें। हमने इस एंट्री की पोस्टिंग कर दी है, उसकी पहचान के लिए हम इसका कलर येलो कर देते हैं। अब हम कैश अकाउंट बना लेते हैं
और जर्नल में कैश से संबंधित जितनी भी एंट्रीज है उन्हें देख लेते हैं। ये देखिए, कैश से संबंधित सारी एंट्रीज को हमने हाईलाइट कर लिया है। अब हम कैश की पहली एंट्री ले रहे हैं। ये डेबिट की एंट्री है, तो हमें इसकी पोस्टिंग तो कैश अकाउंट में डेबिट में ही करनी है, सिर्फ पर्टिकुलर में हम दूसरे पक्ष का नाम लिख देंगे। इसी तरह कैश अकाउंट से संबंधित बाकी सभी एंट्रीज हम कर लेंगे। हमने कैश अकाउंट से संबंधित सभी एंट्रीज की पोस्टिंग कर ली है और अब इसी तरह बाकी सभी अकाउंट बनाकर उन अकाउंट्स में जर्नल से पोस्टिंग कर देंगे। हमारी जर्नल की सभी पोस्टिंग उनसे संबंधित अकाउंट्स में यानी लेजर में हो गई है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि कोई एंट्री छूटी तो नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर सभी ट्रांजैक्शन पीले दिखाई पड़ रहे हैं, यानी सभी पोस्टिंग हो गई है। अब हम इन सभी अकाउंट्स के दोनों पक्षों की जोड़ लगा लेते हैं, साथ ही दोनों पक्षों का डिफरेंस भी निकाल लेते हैं। यही डिफरेंस इन अकाउंट्स का बैलेंस कहलाता है। देखिए, कैपिटल अकाउंट में एक ही एंट्री है, इसका मतलब यही इसका बैलेंस है। अब कैश अकाउंट के दोनों पक्षों का जोड़ लगाकर जिस ओर का टोटल ज्यादा है उसमें से कम वाला अमाउंट घटा देते हैं। ये इस खाते का बैलेंस आ गया है। इस तरह अब हमसे कोई कैश अकाउंट के बारे में पूछे तो हम बता सकते हैं कि हमारे पास कुल 1,75,000 रुपए आए, जिसमें से 88,100 रुपए चले गए और 86,900 रुपए शेष हैं। अब हम इसी तरह जोड़ बाकी करते हुए नीचे की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पर परचेस अकाउंट में 2 एंट्रीज है, इन दोनों की जोड़ ही इस खाते का बैलेंस कहलाएगा। अभी हमने सारे खातों का बैलेंस देख लिया, अब आगे समझते हैं। टैली में हमें पोस्टिंग का काम नहीं करना पड़ता है। जब हम अलग अलग वाउचर के माध्यम से जर्नल एंट्रीज करते हैं तो उसके साथ ही पोस्टिंग भी अपने आप हो जाती है। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ट्रायल बैलेंस क्या है तथा हमने लेजर में जो पोस्टिंग की है उसके आधार पर हम तलपट यानी ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। टैली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में आप जानेंगे तलपट यानी ट्रायल बैलेंस क्या है और लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था लेजर क्या है और जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे की जाती है। इस वीडियो में आप पहले ये समझेंगे कि ट्रायल बैलेंस क्या है और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। ट्रायल बैलेंस लेजर के सभी अकाउंट्स से ज्ञात किए गए डेबिट तथा क्रेडिट पक्षों के योग के पश्चात निकाले गए अंतर की एक सूची है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायल बैलेंस हमारे द्वारा बनाए गए सभी अकाउंट को समराइज करता है। यदि हमसे पोस्टिंग में कोई गलतियां हो गई हों तो उन्हें भी हम ट्रायल बैलेंस के द्वारा पकड़ सकते हैं। ट्रायल बैलेंस की आवश्यकता मुख्यतया 2 कारणों से होती है। पहला कारण, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने व्यवसाय का अध्ययन करने के लिए सभी खातों की स्थिति एक साथ देखना चाहते हैं, यानी हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं उनका जो भी डेबिट या क्रेडिट बैलेंस है वो हम एक साथ एक स्थान पर देखना चाहते हैं। दूसरा कारण है, जैसा कि हम जानते हैं, डबल एंट्री सिस्टम के सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक ट्रांजैक्शन की 2 जगह एंट्री की जाती है, एक डेबिट पक्ष में, दूसरी क्रेडिट पक्ष में। दोनों पक्षों में लिखी जाने वाली रकम एक ही होती है। अब यदि हम ये जानना चाहते हैं कि हमने डबल एंट्री सिस्टम की सहायता से जो जर्नल तैयार किया है उसमें
या लेजर में जो पोस्टिंग की है उसमें कोई गलती तो नहीं हुई है, तो इसके लिए किसी एक स्थान पर सभी खातों के जो भी बैलेंस हैं, जैसे यदि खाते का डेबिट बैलेंस है तो उसे डेबिट साइड में, और यदि खाते का क्रेडिट बैलेंस है तो उसको क्रेडिट साइड में लिख लेंगे। लिखने के बाद डेबिट और क्रेडिट साइड के दोनों पक्षों का जोड़ लगाने पर वो बराबर होना चाहिए। अगर दोनों पक्षों का जोड़ नहीं मिलता है तो दो बातें हो सकती हैं। पहली, या तो हमने जर्नल में दोनों पक्ष में एक समान अमाउंट नहीं डाले हैं, या जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते वक्त कहीं गलती हो गई है, जिसे हम ढूंढकर यानी रीचेक करके दूर कर सकते हैं। आइए, हमने जो लेजर तैयार किया है उनमें खातों में जो भी शेष है उसके आधार पर ट्रायल बैलेंस शीट तैयार कर लेते हैं। देखिए, हमारे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस 1 लाख रुपए है, तो इसे हम ट्रायल बैलेंस शीट में क्रेडिट में लिख लेते हैं। अब अमाउंट लिखने के बाद लेजर से जिस अमाउंट को हमने बैलेंस के रूप में लिया है उसे पीला कर देते हैं। इससे यह पहचानने में आसानी होगी कि हमने इस खाते का बैलेंस ट्रायल बैलेंस शीट में लिख लिया है। इसी तरह कैश अकाउंट में डेबिट बैलेंस 86,900 रुपए है, तो इसे हम ट्रायल बैलेंस शीट में डेबिट में लिख देंगे, और इसी तरह हम सभी खातों के बैलेंस ट्रायल बैलेंस शीट में लिख देंगे। चलिए लेजर्स में चलकर देख लेते हैं कि कोई बैलेंस छूटा तो नहीं है। देखिए, सभी बैलेंस पीले दिखाई दे रहे हैं, मतलब हमने सभी लेजर्स के बैलेंस को ट्रायल बैलेंस शीट में लिख लिया है। अब हम ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड की जोड़ लगाकर देख लेते हैं। ये देखिए, हमारे दोनों पक्षों की जोड़ बराबर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, हमने जर्नल में जो एंट्रीज की हैं उनमें या जर्नल से लेजर में जो पोस्टिंग की है उसमें कोई गलती नहीं हुई है। ये काम भी हमें टैली में अब नहीं करना पड़ता है, ये अपने आप हो जाता है। अब आप ट्रायल बैलेंस शीट में जो अलग अलग खाते देख रहे हैं ये अलग अलग प्रकृति के हैं। इनकी प्रकृति समझने के लिए पहले हमें कुछ बातों को समझना होगा। हमारे जितने भी खाते होते हैं उन्हें हम 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं: असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंसेस। वैसे तो हम इन चारों की परिभाषा आपको पहले बता चुके हैं, पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए फिर से देख लेते हैं। संपत्ति यानी असेट्स, व्यापार या व्यवसाय की ऐसी समस्त वस्तुएं जो व्यापार या व्यवसाय के संचालन में सहायक होती हैं और जिन पर व्यवसायी का स्वामित्व होता है, संपत्ति कहलाती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं: स्थायी संपत्तियां और चालू संपत्तियां। स्थायी संपत्ति यानी फिक्स्ड एसेट से आशय उन संपत्तियों से है जो व्यवसाय में दीर्घ काल तक रखी जाने वाली होती हैं, यानी जिनका लाभ व्यापार में कई वर्षों तक मिलता रहता है और जो पुनः विक्रय के लिए नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए जमीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, वाहन, मशीन आदि। और चालू संपत्ति से आशय उन संपत्तियों से है जो आमतौर पर 1 वर्ष से कम समय में उपयोग की जाती हैं, यानी जो लंबे समय तक व्यापार में नहीं रहती हैं, जैसे नकदी या जिन्हें आसानी से नकदी में बदला जा सके, जैसे देनदार, बैंक बैलेंस, स्टॉक इत्यादि। अब हम बात करते हैं दायित्व यानी लायबिलिटीज की। वे सभी ऋण या लोन जो व्यापार को अन्य व्यक्तियों अथवा अपने स्वामी या स्वामियों को चुकाने होते हैं, दायित्व यानी लायबिलिटीज कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं: स्थायी दायित्व यानी फिक्स्ड लायबिलिटीज और चालू दायित्व यानी करंट लायबिलिटीज। स्थायी दायित्व से आशय ऐसी देनदारियों से है जिनका भुगतान दीर्घकाल के पश्चात या व्यापार की समाप्ति पर करना होता है, जैसे दीर्घकालीन ऋण, लॉन्ग टर्म लोन, पूंजी, बिल्डिंग या लैंड को गिरवी रखकर बैंक से लिया हुआ लॉन्ग टर्म लोन इत्यादि। चालू दायित्व यानी करंट लायबिलिटीज से आशय ऐसी देनदारियों से है जिनका भुगतान निकट भविष्य में करना हो,
प्रायः यह 1 साल से कम समय में चुकाना होती हैं, यानी ये अस्थायी होती हैं और व्यापार संचालन में घटती बढ़ती रहती हैं, जैसे अल्पकालीन ऋण यानी शॉर्ट टर्म लोन, लेनदार, बैंक लोन, सीसी लिमिट यानी कैश क्रेडिट लिमिट आदि। आय यानी इनकम। एक व्यक्ति या संगठन की आय यानी इनकम वो धन है जो वो कमाते हैं या प्राप्त करते हैं। वैसे आय एक व्यापक शब्द है, इसमें लाभ भी शामिल रहता है। आय 2 प्रकार की होती है। प्रत्यक्ष आय यानी डायरेक्ट इनकम। इसके अंतर्गत ऐसी सभी प्राप्तियां आती हैं जो हमारे मुख्य कार्य से प्राप्त होती हैं। जैसे व्यापार की स्थिति में यदि आप कुछ बेच रहे हैं तो उसका जो भी मूल्य प्राप्त हो रहा है वो डायरेक्ट इनकम में आएगा। मान लीजिए आपका मुख्य व्यापार कपड़े का है, तो कपड़े की सेल्स से होने वाली प्राप्ति आपकी डायरेक्ट इनकम कहलाएगी। दूसरी तरह की आय होती है अप्रत्यक्ष आय यानी इनडायरेक्ट इनकम। मुख्य व्यवसाय के अलावा जो भी इनकम होती है वो अप्रत्यक्ष आय यानी इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। उदाहरण के तौर पर यदि आपका कपड़े का व्यापार है तो उससे प्राप्त होने वाले आय के अतिरिक्त जो भी आय होती है, जैसे आपने कुछ गोदाम किराए पर दिए हुए हैं तो उनका किराया, या फिर आपने कुछ रुपया बाजार में उधार दिया हुआ है तो उससे प्राप्त होने वाला ब्याज आपकी इनडायरेक्ट इनकम कहलाएंगे। अगली टर्म जो हम आपको समझाने जा रहे हैं वो है व्यय यानी एक्सपेंसेस। एक व्यक्ति या संगठन का व्यय यानी एक्सपेंसेस वो धन है जो हम अपने काम के दौरान कुछ करते हुए खर्च करते हैं। यह भी 2 प्रकार का होता है। पहला है प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अंतर्गत हमारे मुख्य कार्य से संबंधित जो भी सीधे खर्च होते हैं वे आते हैं। जैसे व्यापार की स्थिति में यदि आप बेचने के लिए कुछ खरीदते हैं या खरीदे हुए माल पर सीधे कोई खर्च करते हैं तो उस पर जो भी धन खर्च होता है वो प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। उदाहरण के लिए आपका मुख्य व्यापार कपड़े का है तो आप जो कपड़ा खरीदते हैं उसका मूल्य, उसे अपने गोडाउन या फैक्ट्री तक लाने के लिए जो गाड़ी भाड़ा देते हैं, यदि कपड़े पर कोई एम्ब्रॉयडरी करते हैं उसका खर्चा, यानी कपड़े को बेचने योग्य बनाने के लिए जो भी खर्चा करते हैं ये सब खर्चे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस माने जाएंगे। दूसरी तरह का व्यय है अप्रत्यक्ष व्यय यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनका संबंध वस्तु के क्रय या उसके निर्माण से न होकर वस्तु की बिक्री या कार्यालय व्यय से संबंधित होता है। सरल शब्दों में कह सकते हैं मुख्य व्यवसाय से संबंधित जो भी सीधे खर्च होते हैं उनको छोड़कर शेष सभी खर्च इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे व्यवसाय या व्यापार को चलाने में सहयोग करने के लिए जो भी खर्च होते हैं, जैसे ऑफिस से संबंधित कर्मचारियों की तनख्वाह, ऑफिस का बिजली बिल, स्टेशनरी खर्च, डेप्रिसिएशन इत्यादि। अभी हमने अकाउंट्स की 4 कैटेगरीज और उनकी सब कैटेगरीज के बारे में समझा। अब हम अपने ट्रायल बैलेंस को उन कैटेगरीज और सब कैटेगरीज के आधार पर बांट देते हैं। देखिए यहाँ पर खातों की प्रकृति के आधार पर हमने अपनी ट्रायल बैलेंस शीट तैयार कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा व्यापार अच्छा चल रहा है और इस कारण से हमने कुछ नए खाते और बना लिए हैं। देखिए करंट एसेट्स में अभी तो ये 8 ही हैं, पर अगर ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जैसे 80 या उससे अधिक हो जाएंगे, तो कैश और बैंक के खाते तो नाम से ही पहचान में आ जाएंगे। पर शेष खातों के बारे में हमें ये समझने में दिक्कत होगी कि इनमें से कौन से खाते ऐसे हैं जिन्हें हमने रुपया उधार दिया है और कौन से ऐसे हैं जिन्हें हमने उधार माल बेचा है। भविष्य में आने वाली इस समस्या का समाधान ये है कि हम इन खातों को छांटकर एक जैसे खातों को एक स्थान पर रख दें और उनको कुछ नाम दे दें। ऐसा करने से हमें खाते किस तरह के हैं ये पहचानने में आसानी हो जाएगी। उदाहरण के लिए अभी हमारे पास करंट एसेट्स में जो 8 खाते हैं उनमें से एक खाता कैश का है, 2 बैंक के हैं, एक खाता ऐसा है जिसे हमने रुपया उधार दिया और 4 खाते ऐसे हैं जिन्हें हमने उधार माल बेचा है। हम इन सभी खातों को हेडिंग दे देते हैं। इन हेडिंग्स को हम ग्रुप भी कह सकते हैं। ग्रुप से तात्पर्य है एक जैसी वस्तुओं या खातों का एक स्थान पर रखा होना। ये देखिए
अब हमारी बहुत ही सुंदर और समझने में सरल ट्रायल बैलेंस शीट बन गई है। इसमें अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं और उनके अंतर्गत हमारे खाते दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने के लिए ये है कि हमने पहले खाते बनाए, फिर उन्हें ग्रुप के अंदर रख दिया, पर टैली में इस तरह से नहीं करना होता है। टैली में ग्रुप पहले से बने हुए होते हैं, हमें सिर्फ उन ग्रुप्स के अंदर खाते खोलना होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में लिस्ट ऑफ अकाउंट्स वाली वीडियो में बताएंगे। टैली में हमें ट्रायल बैलेंस शीट नहीं बनाना होती। हम जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसी के आधार पर टैली हमें ट्रायल बैलेंस शीट बनाकर दे देता है। इसके बाद वाली वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और ट्रायल बैलेंस शीट के आधार पर उसे कैसे बनाया जाता है। टैली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में आप जानेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और ट्रायल बैलेंस शीट के आधार पर उसे कैसे बनाया जाता है। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा कि ट्रायल बैलेंस क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है और लेजर से ट्रायल बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। जब हम किसी प्रोफेशन या बिजनेस में होते हैं तो उसका उद्देश्य होता है मुनाफा यानी प्रॉफिट कमाना, और इसी उद्देश्य से हिसाब किताब भी रखा जाता है। हिसाब किताब रखने से ही हमें पता चलता है कि व्यापार या व्यवसाय में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। आपको याद होगा कि हमने ट्रायल बैलेंस शीट में सभी अकाउंट्स को उनकी प्रकृति के हिसाब से लायबिलिटीज, एसेट्स, इनकम और एक्सपेंसेस में बांटा था। वर्ष समाप्ति पर व्यवसाय में प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये निकालने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस में हमारे जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस से संबंधित अकाउंट्स हैं उनके बैलेंसेस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होते हैं। अब ये समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है। ये भी अन्य अकाउंट्स की तरह ही एक प्रकार का अकाउंट है। सुविधा की दृष्टि से हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं, पहला ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आइए अब देखते हैं कि ये दोनों खाते क्या हैं और इन दोनों खातों में से किस खाते में इनकम और एक्सपेंसेस से संबंधित कौन से अकाउंट्स ट्रांसफर किए जाते हैं और उससे हमें क्या पता चलता है। व्यापार खाता वो खाता है जो व्यापार के सकल लाभ यानी ग्रॉस प्रॉफिट और सकल हानि यानी ग्रॉस लॉस मालूम करने के लिए बनाया जाता है। इस खाते में व्यापार में हुई खरीद, बिक्री, प्रारंभिक स्टॉक, अंतिम स्टॉक और सभी प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस शामिल किए जाते हैं। उपरोक्त परिभाषा में उपयोग किए गए शब्दों में से हम आपको खरीद, बिक्री और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में पहले ही बता चुके हैं। अब प्रारंभिक स्टॉक तथा अंतिम स्टॉक को समझ लेते हैं। किसी भी व्यवसाय में वर्तमान में हमारे पास किसी भी मात्रा में जो माल उपलब्ध है वो स्टॉक कहलाता है। वर्ष के अंत में जो माल बिना बिका रह जाता है वो उस वर्ष का क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है और अगले साल के लिए वही माल ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। जैसे 31 मार्च 2020 को वर्ष समाप्ति पर हमारे पास 10 टीवी थे जिनका मूल्य 1 लाख रुपए है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा और अगला वर्ष जो 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ हुआ उसके लिए यही माल ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। आइए अब हम व्यापार खाता बना लेते हैं। इसमें सबसे पहले डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। चूंकि हमारा कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है इसलिए हम ओपनिंग स्टॉक के आगे 0 लिख रहे हैं। अब एक एक करके ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित जितने भी खाते जैसे कि खरीद, बिक्री और सभी प्रत्यक्ष व्यय के खातों के जो भी बैलेंस हैं वो यहाँ पर लिख देंगे। एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें, ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस डेबिट में है उसे ट्रेडिंग अकाउंट में भी डेबिट साइड में लिखेंगे तथा जो बैलेंस क्रेडिट में है उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। साथ ही हम जो बैलेंस ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट में ले आएंगे उनकी पहचान के लिए ट्रायल बैलेंस में उसे लाल रंग कर देंगे।
ओपनिंग स्टॉक के बाद डेबिट साइड में ही परचेज अकाउंट का बैलेंस लिख लेते हैं। इसके बाद हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक ही खाता है फ्रेट अकाउंट का, हम उसका बैलेंस भी लिख देंगे। चलिए अब ट्रेडिंग अकाउंट में राइट साइड में हमारे सेल्स अकाउंट का बैलेंस लिख देते हैं। और इसके बाद हमारा जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा वो लिखना होगा। हमारा कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, इसलिए यहां हम 0 लिख रहे हैं। अब इन दोनों पक्षों का टोटल लगा लेंगे। ध्यान रखें, यदि क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से अधिक होता है तो इनका अंतर यानी डिफरेंस हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है, और यदि डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से अधिक होता है तो इनका अंतर हमारा ग्रॉस लॉस कहलाता है। यहाँ देखिए, क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से अधिक है, मतलब यहाँ पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल है 1 लाख रुपए, डेबिट साइड का टोटल है 81,100 रुपए, तो यहाँ पर हमको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 18,900 रुपए। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल के अनुसार दोनों पक्षों यानी डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल बराबर आना चाहिए, तो ये अमाउंट हम डेबिट साइड में लिख करके दोनों पक्षों को बराबर कर लेते हैं। अब हम ग्रॉस लॉस को समझने के लिए एक उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, इस उदाहरण में डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से अधिक है, मतलब हमें ग्रॉस लॉस हुआ है। हम ग्रॉस लॉस निकाल कर देख लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल है 1,20,000 रुपए और क्रेडिट साइड का टोटल है 1 लाख रुपए, तो यहाँ पर ग्रॉस लॉस हुआ 20,000 रुपए का। हमने आपको समझाने के लिए ये जो उदाहरण बताया था इसे हम हटा देते हैं। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हमें ट्रेडिंग अकाउंट से प्राप्त होता है, आगे उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाना होता है। एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें, जब भी हम किसी खाते का बैलेंस आगे ले जाते हैं तो उसे अपोजिट साइड में लिखते हैं। जैसे कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट में जो डेबिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। चलिए अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर काम कर लेते हैं, पर उससे पहले हमें इसकी परिभाषा समझनी होगी। व्यापार खाता बनाने के बाद लाभ हानि खाता बनाया जाता है और इससे व्यापार के शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट या शुद्ध हानि यानी नेट लॉस को निकाला जाता है। इसमें हम व्यापार खाते में जो भी अकाउंट ले चुके हैं उनको छोड़कर इनकम और एक्सपेंसेस के शेष सभी खाते लेते हैं, यानी इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के सभी खाते इसमें लिए जाते हैं और इससे प्राप्त शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। यहां से हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। सबसे पहले यदि हमें व्यापार खाते से ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो उसे राइट साइड में लिखना होता है, जो कि हम लिख चुके हैं। यदि हमें ग्रॉस लॉस प्राप्त हुआ है तो उसे हम लेफ्ट साइड लिखते हैं। इसके बाद राइट साइड में हमारी जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम है वो लिख देंगे। और लेफ्ट साइड में जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो लिख देंगे। दोनों साइड का टोटल लगाएंगे। देखिए, हमारा क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से अधिक है, तो इसका तात्पर्य यह है कि हमें नेट प्रॉफिट प्राप्त हुआ है। यहां दोनों पक्षों का अंतर जो कि हमारा नेट प्रॉफिट है वो लिख देंगे। ऐसा करते ही देखिए दोनों पक्ष भी समान हो गए हैं। यहाँ तो हमें नेट प्रॉफिट हुआ है, लेकिन यदि नेट लॉस हुआ होता तो उसे किस प्रकार लिखते, आइए एक उदाहरण की सहायता से समझ लेते हैं।
ये देखिए, इस उदाहरण में डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से अधिक है, मतलब हमें नेट लॉस हुआ है। हमने आपको समझाने के लिए ये जो उदाहरण बताया था इसे हटा देते हैं। ये जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्राप्त होता है, उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। चलिए, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट प्राप्त हुआ है उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जैसा कि हमने आपको ट्रेडिंग अकाउंट के अंत में बताया था कि जब हम किसी खाते के बैलेंस को आगे ले जाते हैं तो उसकी एंट्री अपोजिट साइड में करते हैं, तो नेट प्रॉफिट की हमारी एंट्री कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में होगी। देखिए, प्रॉफिट होने से हमारे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया है। इस तरह अभी हमने जो काम किया उसका सारांश ये है कि हमने ट्रायल बैलेंस से इनकम और एक्सपेंसेस के सभी खातों को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, यानी ये खाते अब समाप्त हो गए हैं और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें जो प्रॉफिट प्राप्त हुआ उसे हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और ऐसा करते ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का काम भी समाप्त हो गया। अब हम एक काम और करेंगे। ट्रायल बैलेंस से जिन खातों का बैलेंस हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जा चुके हैं और जिन्हें हमने पहचानने के लिए लाल रंग भी किया हुआ है, उन सभी खातों को हम ट्रायल बैलेंस से हटा देंगे। देखिए, यहाँ अब सिर्फ असेट्स और लायबिलिटीज के खाते ही दिखाई पड़ रहे हैं, पर यहाँ एक समस्या भी आ रही है। नीचे दोनों पक्षों का जो टोटल है उसमें डिफरेंस आ रहा है, जबकि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल के हिसाब से ये दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। इसका कारण ये है कि यहाँ जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखा है वो पुराना है। हम इसे हटाकर कैपिटल अकाउंट का करंट बैलेंस यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए, ऐसा करते ही दोनों पक्ष बराबर हो गए हैं। इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह हमने ट्रायल बैलेंस के आधार पर अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और अपने व्यवसाय में होने वाले लाभ या हानि की जानकारी प्राप्त की, और यही हमारे हिसाब किताब रखने का मुख्य उद्देश्य भी था, जो कि यहाँ पर पूरा हो रहा है। टैली में हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना होता है, वो हमें एक प्रीव्यू देता है जिसके आधार पर हमें कुछ ट्रांसफर एंट्रीज करना होती हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि टैली में इसका नाम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। हमारी अगली वीडियो में आप बैलेंस शीट के बारे में जानेंगे और उसी के साथ हमारी अकाउंटिंग संबंधित जरूरी जानकारी पूरी हो जाएगी। इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में आप जानेंगे बैलेंस शीट क्या है और ट्रायल बैलेंस के आधार पर उसे कैसे बनाया जाता है। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और ट्रायल बैलेंस शीट के आधार पर उन्हें कैसे बनाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ट्रायल बैलेंस शीट में से जो खाते उठाकर हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले गए हैं, वे सभी खाते समाप्त हो गए हैं और अब हमारे पास सिर्फ असेट्स और लायबिलिटीज के खाते बचे हैं। इनका हमने एक नया ट्रायल बैलेंस बना लिया है। आइए अब हम ट्रायल बैलेंस से एक एक करके सभी खातों के बैलेंस शीट में लिख लेते हैं, पर उससे पहले हम बैलेंस शीट की परिभाषा भी देख लेते हैं। बैलेंस शीट एक निश्चित तारीख को तैयार किया जाने वाला ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें एक और व्यवसाय की पूंजी यानी कैपिटल और दायित्वों यानी लायबिलिटीज को तथा दूसरी ओर संपत्तियों यानी असेट्स को एक निश्चित प्रारूप और क्रम में दर्शाया जाता है। इसे प्रायः वर्ष समाप्ति पर बनाया जाता है। आइए हम इसकी कुछ मुख्य बातें समझ लेते हैं। अभी तक हम जहां भी काम कर रहे थे वहां डेबिट और क्रेडिट ऊपर लिखा होता था, पर बैलेंस शीट में इस तरह नहीं लिखा जाता है। इसमें लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज के सभी खाते और राइट साइड में एसेट्स के सभी खाते एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं। आइए अब हम ट्रायल बैलेंस से एक एक करके सभी खातों के बैलेंस शीट में लिख लेते हैं।
ये देखिए, हमने ट्रायल बैलेंस से सभी खातों के बैलेंस ले लिए हैं। आइए अब चिट्ठा यानी बैलेंस शीट देख लेते हैं। इस बैलेंस शीट से हमें अपनी पूरी आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो रही है, जैसे हमें किसे क्या देना है, किससे क्या लेना है, और वर्तमान में हमारी पूंजी बढ़कर या घटकर अब कितनी है। टैली में अब न तो हमें खातों को क्रमानुसार लिखना होता है और न ही बैलेंस शीट बनानी होती है। टैली ये काम अपने आप करके हमें दे देता है। इस वीडियो सीरीज के प्रारंभ से लेकर अभी तक की वीडियोस में हमने देखा कि मैन्युअल अकाउंटिंग किस तरह होती थी और अब टैली ने उसे कितना आसान कर दिया है। साल भर टैली में सिर्फ वाउचर एंट्री करो और साल के आखिर में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित कुछ एंट्रीज करो, शेष सभी काम अपने आप हो जाते हैं। इसी के साथ टैली हमें व्यवसाय को अच्छे से चलाने के लिए अनेक रिपोर्ट्स भी प्रदान करती है। साथ ही टैली में ये सुविधा भी है कि हम जब चाहें तब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद वाली वीडियो से हम टैली में काम करना शुरू करेंगे।